Hello everyone and welcome to EduTap. Friends, as we all know कि यूपीएससी ने ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी आउट कर दी है। लेकिन इस टाइम पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जिसको अगेन यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स है वो 28 मई को 28 मई को शेड्यूल्ड है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस डिलेमा में हैं कि क्या उनको यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए या यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हाउ कैन यू मैनेज बोथ ऑफ दीज प्रिपरेशंस साइमल्टेनियसली। जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी के सिविल सर्विस को या ईपीएफओ को चूज करें। आप चाहें तो दोनों एग्जामिनेशंस को एक इंटीग्रेटेड मैनर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो इंटीग्रेटेड मैनर क्या होगा उससे पहले आप लोगों को ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप लोग ईपीएफओ का एग्जाम अगर दें तो क्यों दें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोच रहे होंगे कि ये मेरा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है सिविल सर्विस के लिए, मुझे सारा फोकस सिविल सर्विस पे करना चाहिए और किसी एग्जाम की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी कई बार यूपीएससी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यूज दे चुके हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम जो है नहीं आ रहा है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो जॉब्स हैं ये बहुत ही रेप्यूटेड जॉब्स हैं। अच्छा पे है, अच्छी पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मिलती है एंड इन टर्म्स ऑफ द जॉब फंक्शन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका जो काम होगा उससे आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी अच्छी आती है। तो ऑलरेडी जो लोग एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट सर्विस के लिए एस्पायर करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ईपीएफओ के बाहर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। अगर आप चाहें तो करियर अपना ईपीएफओ में खत्म करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यू ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर गोइंग अब्रॉड एंड स्टडीइंग। तो इसलिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपके पर्सनल एज वेल एज करियर के लिए बहुत ज्यादा आपको ईपीएफओ के अंदर मिलेगी। इसके बाद दिस इज ऑल्सो रेस्पेक्टेबल एग्जिट फ्रॉम द यूपीएससी प्रिपरेशन। वी हैव सीन कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की और स्टेट के सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत क्लोज मार्जिन से कई बार उनका सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है, रह जाता है। ऐसे में मेनी ऑफ दीज कैंडिडेट्स दे आर स्टिल इन अ डिलेमा कि अगर यूपीएससी में सिविल सर्विस को क्रैक नहीं कर सकते या स्टेट सिविल सर्विस को क्रैक नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे अपने करियर में आगे जाकर के, किस तरीके की गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जॉब्स उन लोगों को मिलेंगी। कई कैंडिडेट्स की जो एज है वो भी काफी ज्यादा हो गई रहती है, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी रहती है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड बिकॉज यूपीएससी में एट द एंड ऑफ द डे आपका लक थोड़ा बहुत काम जरूर करता है। तो यहाँ पर यू ऑल्सो गेट अ चांस ऑफ अ रेस्पेक्टेबल एग्जिट फ्रॉम यूपीएससी प्रेप। यूपीएससी की तैयारी के बल पे आप लोग एक एपीएफसी या ईओएओ की जॉब को भी पा सकते हो, और इन जॉब को पाने के बाद यू गेट अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट। आपको ये जो पूरा यूपीएससी का विषय साइकिल है उससे निकलने का मौका मिलता है। नेक्स्ट, गेट स्टेबल एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो एक या दो अटेम्प्ट दे चुके हैं या पहली बार 2023 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उनको भी एक रेस्पेक्टेबल जॉब मिलती है जिसको करते हुए वो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप विदाउट एनी जॉब ओनली ऑन द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी कोई आसान तो नहीं है और ना ही सस्ती है। इट इज नॉट एट ऑल चीप। आपको अपने ट्यूशन की फीस देनी है, कोचिंग की फीस देनी है, जहां आप रहते हैं वहां की फीस देनी है आपको, और आप खुद अर्निंग नहीं है अगर, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो है इसमें तंग करते हैं। प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, एंजाइटी जो है आपकी बहुत बढ़ जाती है, और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो अगर आप एक रेस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब को पा लेते हो जिसकी तैयारी काफी यूपीएससी से मिलती है, उस जॉब के साथ यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, और वहां पर आपका यूपीएससी को क्रैक करने का ऑप्शन जो है वो खुला रहता है। तो दैट इज व्हाई आई वांट टू ओनली कन्विंस यू दैट ईपीएफओ इज नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। राइट नाउ व्हाट वर्क्स इन योर फेवर, इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड यू हैव अ गुड ग्रास्प, आपको एक अच्छी ग्रास्प, अच्छी नॉलेज है अबाउट द जनरल स्टडीज सब्जेक्ट जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सेम कंडक्टिंग बॉडी है एग्जाम की। यूपीएससी सिविल सर्विस भी कंडक्ट करता है और ईपीएफओ के एग्जाम भी, और इसीलिए जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, वो काफी ज्यादा सिमिलर रहते हैं दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर। उसके बाद सिलेबस का भी बहुत बड़ा ओवरलैप है। अगर हम सिविल सर्विस एग्जाम को देखें तो सिविल सर्विस और हमारे ईपीएफओ एग्जाम्स के अंदर दीज आर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर कॉमन। आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, मेंटल एबिलिटी जो सीसैट में पूछी जाती है, करंट अफेयर्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ऑल दीज थिंग्स दे आर पार्ट ऑफ ईपीएफओ एज वेल एज द यूपीएससी एग्जाम। तो आपका सिलेबस का काफी हिस्सा यहाँ पर जो है वो ओवरलैप भी करता है। आपको यूनिकली अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस पढ़ना है, आईआर एंड लेबर लॉस पढ़ने हैं, जनरल इंग्लिश क्योंकि इसका लेवल सीसैट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, आपको ग्रामर और वोकैबुलरी उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोई अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, स्टिल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आपको एक अच्छी खासी नॉलेज कंप्यूटर्स की होती है, ऐसा आप मानकर चलते हैं।
सो यू डू नॉट हैव वेरी यूनिक कंपोनेंट्स जिसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 28 मई के एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रीलिम्स टिल 20th ऑफ मई 2023। प्रीलिम्स पे फोकस करिए, जो जीएस करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, उसको रिवाइज करिए, लेकिन हर दिन 1 या 2 घंटे डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन आप लोग ईपीएफओ के कंपोनेंट्स को दीजिए। यानी अकाउंट्स को 1 घंटा पढ़ लीजिए, या आप आईआर या लेबर लॉस को 1 घंटा पढ़ लीजिए। 1 घंटा बस मांग रहा हूं मैं आपसे, और ये 1 घंटा उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है who already have prepared for UPSC in the initial years। अगर आप पहली बार इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं या दूसरी बार देने जा रहे हैं और अपनी तैयारी के शुरुआती फेजेस में है, तब भले आप ये 1-2 घंटा मत दीजिए, यू फोकस एंटायरली ऑन योर यूपीएससी एग्जाम। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हो, पहले मेंस लिख चुके हो, इंटरव्यू दे चुके हो, और स्टिल दोबारा से एग्जाम आप अपियर कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी अच्छी नॉलेज है अबाउट द जीएस पार्ट। सो आप ईपीएफओ के कंपोनेंट्स के लिए 1-2 घंटा डेली निकाल सकते हो 28 मई तक। 28 मई को जो आपका एग्जाम हो जाता है, उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर बीइंग क्वालिफाइड फॉर द मेंस और नॉट। एग्जाम देने के बाद बहुत ही बॉर्डरलाइन केस में ऐसा होता है कि आप नॉट श्योर कि वेदर यू विल क्लियर द कट ऑफ, लेकिन आपको अंदर से मालूम हो जाता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है या खराब हुआ है, आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। अगर मेंस के लिए बुलाया जा रहा है तो फुल ऑन आप मेंस के लिए जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी डाउट है कि मेंस में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वेदर यू विल क्लियर द कट ऑफ फॉर मेंस और नॉट, तो आपको अपना फोकस लगा देना चाहिए आईआर, लेबर लॉ, अकाउंट्स, ऑडिटिंग के ऊपर। एंड जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज और मॉक्स आप सॉल्व कर सके सब्जेक्ट के, आपको वो करने चाहिए। सो 28 मई के बाद ही आपका जाकर के ईपीएफओ के दोनों एग्जाम होंगे, चाहे वो ईपीएफसी हो चाहे ईओएओ हो, और आपके पास एक अच्छा टाइम होगा इन यूनिक कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने का। ठीक है, जाते जाते आपको मैं स्ट्रेटजी भी इन सब्जेक्ट्स के लिए बता देता हूं। सबसे पहले अकाउंट्स ऑडिटिंग की अगर हम बात करें, तो अकाउंट्स के लिए यू हैव दीस 18 चैप्टर्स, बट इसमें से पहले 6 चैप्टर्स और लास्ट के 2 चैप्टर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ही पढ़ लेते हैं तो स्टिल अकाउंट्स के आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आप क्लियरली सॉल्व कर सकते हो। और अकाउंट्स के लिए आपको एनसीईआरटी की 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की अकाउंट्स की बुक्स पढ़नी है। टोटल 4 बुक्स हैं, इसमें 11th क्लास की जो 2 एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास की जो सेकंड अकाउंटिंग की बुक है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से आपको ये सारे 18 चैप्टर जो है कवर हो जाते हैं। इसके बाद ऑडिटिंग और इंश्योरेंस में से इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट आता है, इसमें बहुत बेसिक चैप्टर्स हमसे पूछे जा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती है, जो रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर की आईआरडीआई, उसके बारे में, एंड इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। यू कैन रीड ऑल ऑफ दीज फ्रॉम द आईआरडीआई वेबसाइट। वहां पर ये सारी ई पीडीएफ्स आपको मिलती है, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, हैंडबुक ऑन इंश्योरेंस। इसके अंदर का जो कंटेंट है वही आपको पढ़ना है। इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। Auditing में you have these 7 chapters which you can cover from this auditing book written by T.R. Sharma, साहित्य भवन पब्लिकेशंस की एक बुक है। इसके अंदर आपको सारे 7 चैप्टर्स मिल जाते हैं। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और इंश्योरेंस, इसमें से जो ऑडिटिंग और इंश्योरेंस वाला पार्ट है, दिस इज ओनली फॉर एपीएफसी। ईओ एओ के लिए तो सिर्फ अकाउंट्स आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ईओ एओ इज अ वेरी सिंपल गेम इन दिस सब्जेक्ट। एपीएफसी के लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस की। आईआर के ऑल दीस चैप्टर्स दे कैन बी कवर्ड फ्रॉम द पियाली घोष बुक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। सारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप इस आईआर का इस बुक से कवर कर सकते हो। और लेबर लॉस के लिए आपको जाना पड़ेगा टू द वेबसाइट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हियर यू विल गेट ऑल दीज 6 लेबर एक्ट्स, और जो नए लेबर कोड्स हैं उनकी पब्लिकेशंस भी आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है। सो सोर्सेज आपके पास हैं, टाइम आपको निकालना है इन सभी नए सब्जेक्ट्स के लिए। एंड बिलीव यू मी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप यूपीएससी क्रैक करते हो, इट इज ऑब्वियसली द बेस्ट रिजल्ट। लेकिन ईओ एओ और एपीएससी का जो ये चांस है, एक अच्छी वैकेंसीज के साथ आपको ये दोनों जो एग्जाम्स है वो देखने को मिल रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल वेस्ट मत करिए। जब प्रेपरेशन का सिलेबस इतना ज्यादा ओवरलैप करे, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम हो, एग्जाम का नेचर सेम हो, जिसमें एमसीक्यूज विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग ही आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप समझिए आपकी प्रीलिम्स यूपीएससी की प्रिपरेशन और ईओ एओ एपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।